सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, थैंक यू फॉर थैंक यू इनवाइटिंग सर। मी सबसे फॉर पहले तो नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से भी और मेरे तमाम दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी राजेश जी आपको और सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं नए साल की शुभकामनाएं एंड मे द न्यू ईयर ब्रिंग ऑल द हैप्पीनेस एंड गुड थिंग्स इन देयर लाइफ। ओके, थैंक यू सर, शुक्रिया। 2025 काफी चुनौतीपूर्ण रहा सर। हमने देखा कि भारतीय सेना में कई बदलाव हुए हैं, चाहे भैरव कमांडो की बात हो, रुद्र ब्रिगेड की बात हो, उसके साथ ड्रोन जो है उसको लेकर बहुत इंडियन आर्मी ने जो है हाथ आजमाए हैं। 2026 मुझे लगता है कि और चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश का एक थ्रेट जो है उभर उभर कर सामने आया, और जिस प्रकार से 2025 के लास्ट में खबर आती है कि भारतीय सेना में 1 से 1.5 लाख सोल्जर जो है वो कम है। कौन कौन से वो फील्ड आप देख रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा काम इंडियन आर्मी को आने वाले वक्त में करना होगा सर? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि राजेश जी चुनौतियां देश के सामने बहुत हैं और हम हमेशा एक्सटर्नल की बात करते हैं, हमको इंटरनल चुनौतियों के बारे में भी बात करनी है। जो पोलराइजेशन हो रहा है रिलीजन का, और जिस जी। हिसाब से जो देश के अंदर वाइट कॉलर टेररिस्ट पनप रहे हैं, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब ये चीज़ काफ़ी अंदर तक फैल चुकी है, और ये जो एक कैंसर है, तो इस कैंसर का तो इलाज होना है। और वो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि देश के अंदर की चुनौती है वो देश के बाहर की चुनौती से बढ़कर है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें आज। दूसरा आपका सवाल आ जाता है इंडियन आर्मी के ऊपर के चैलेंजेस क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। अब एक ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ये दो हमने थीम्स चलाई थी 2024 में और 2025 में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इतना जल्दी होता नहीं है। हमारी फौज के जो सिस्टम्स है काफ़ी रिजिड हैं, वो इतने डायनेमिक नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को इतनी जल्दी से अब्जॉर्ब कर लें। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये होगा कि हमारी जो लीडरशिप हमारे इंडियन आर्मी में आएगी। अब जून 2026 में जनरल द्विवेदी रिटायर हो जाते हैं, तो अभी हम 26 में एक नया आर्मी चीफ भी देखेंगे। और वो जो नया आर्मी चीफ होगा, वो उसकी विजन क्या होगी, वो आर्मी को कैसे आगे लेके जाएगा इंडियन आर्मी को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसको होगा हमको वॉच करना। जब हम इस प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, फोकस एरियाज की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने इसको क्या-क्या अपने आप को मजबूत करने के लिए डिसाइड किया है, तो सबसे पहला क्षेत्र आता है टेक्नोलॉजी का। बिकॉज़ बार-बार हमने सीडीएस को भी इसको सुना है, और हमने अपने तीनों चीफ्स को भी सुना है। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे आपकी 3 एरियाज़ हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, जो एक आपकी फ्यूचर वॉरफेयर को आगे लेके जाते हैं। एक है आपका फायर पावर। इस फायर पावर में मैं ड्रोन्स और मिसाइल्स को कैटेगराइज़ करना चाहता हूँ कि ये जो फायर पावर है, इसको हम कैसे अपना बनाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी फ़ौज के लिए, क्योंकि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कितने दिन की लड़ाई चलेगी। हमारी जो प्लानिंग होती है फ़ौज में, हम ये नहीं उस प्लानिंग को बेस नहीं करते कि 4 दिन तक जाएगी लड़ाई या 10 दिन तक जाएगी। हम एक लंबे अरसे की प्लानिंग करते हैं, और उस लंबे अरसे के लिए आपके पास सर्च कैपेसिटी होनी चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज। जितनी भी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं और आपके पीएसयूज़ हैं और आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है, सबको मिलके काम करना है। तो सर्च कैपेसिटी एक
मैं इसको यहाँ पे एरिया इसको हाइलाइट एक्चुअली करना चाहता हूँ, जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आज उस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देश में एस्टेब्लिश नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा आपका चैलेंज होगा सर्ज कैपेसिटी को, और इसको लड़ाई में अगर आपको एम्युनिशन चाहिए, आपको मिसाइल चाहिए, तो आप इसको यूएसए के पास थोड़ी जाएँगे उस टाइम पे इसको लेने के लिए, या आप इज़राइल के पास थोड़ी जाएँगे, बिकॉज़ उस टाइम पे आपके पास टाइम ही नहीं है इसका। और जो इसको लड़ाई में जो सामान बाहर से आएगा उसको तो महीने लग जाते हैं। तो एग्री। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो वॉर वेस्टेज रिजर्व्स है, वो जो उसमें डेफिशिएंसीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक सर। डब्ल्यूडब्ल्यूआर एम्युनिशन का हो, इक्विपमेंट का हो, हथियारों का हो, हर एक वॉरलाइक इक्विपमेंट का एक डब्ल्यूडब्ल्यूआर होता है, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूआर आपको जो पूरा करने की ज़रूरत है। ये मेरा इस फर्स्ट हाइलाइटेड पॉइंट रहेगा। ठीक सर। दूसरा, जब हमने फायर पावर की इसको बात की, तो दूसरा क्षेत्र जो हमारा फ़ोकस में रहेगा वो होगा हमारा एयर डिफेंस। अब ओके। प्राइम मिनिस्टर ने भी मेंशन किया है सुदर्शन चक्र, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको एम्फसिस किया कि 2030 तक हमारी जो भी इंटीग्रेशन है इंडियन एयर फोर्स की और इंडियन आर्मी की, आपके एयर डिफेंस में आपका अ, ये आकाश तीर के बारे में आपने सुना, इसको सिंदूर में हमने उसका इस्तेमाल किया था एक लिमिटेड मैनर में। उस टाइम पे पूरी इंटीग्रेशन हमारी इंडियन एयर फोर्स के साथ नहीं थी। तो जो आपके इंडियन एयर फोर्स के एयर डिफेंस इंटीग्रेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनको आकाश तीर के साथ इंटीग्रेट, फुल्ली इंटीग्रेट हमको करने की ज़रूरत है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हम इसकी इंटीग्रेशन जल्दी-जल्दी कर सकें। प्रोजेक्ट कुशा भी चल रहा है। 7 जी। साल उसको, इसको साथ-साथ उसकी भी 3 उसके मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, उसको M1, M2, M3। तो इसको M1 का शायद ट्रायल 2026 में हो जाएगा, जो एक लिमिटेड रेंज आपको देता है 100 से 150 किलोमीटर। बट आप ठीक। के पास दूसरा S-400 की और जो बैलेंस आपके पास स्क्वाड्रन्स आपके पास आने चाहिए, आ जाने चाहिए 2026 तक। फिर आपने जो एडिशन स्क्वाड्रन्स माँगे हैं, उसको रशिया से 5 और आपको मिलने चाहिए इसको जल्दी से जल्दी। फिर S-500 की बात हो रही है, उसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। और एक लेयर्ड, एक जैसे हम एक मल्टी डोम सिस्टम बोलते हैं, आप आयरन डोम बोल लीजिए, कोई भी बोल लीजिए। तो ओके। जैसे रशिया के पास इज़राइल के पास है, तो उस टाइप का एक लेयर्ड मजबूत सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने की कैपेबिलिटी हो, और ठीक। स्पेस में ही आप इसको दुश्मन की मिसाइल्स को रोक पाएँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी आपके पास आनी है। ब्रह्मोस का अगर मैं इसको यहाँ पे ज़िक्र करूँ, तो वो आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो आपका ऑफेंसिव सिस्टम है। बट एग्री। ब्रह्मोस का भी अपग्रेडेशन हो रहा है। उसकी जो रेंज है, जो आज हमको 290 किलोमीटर इसको देती है, इसको मुझे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर उसकी रेंज होने वाली है। और रेंज के जब आप इतनी रेंज अपना बना लेते हैं, और आपके पास एक क्रूज़ मिसाइल है, और जो पाकिस्तान में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पहुँच सकता है। 90 सेकंड्स ही पाकिस्तान को मिलेंगे अपने आप को तैयार इसको करने के लिए। जब एक बार वो लॉन्च हो जाएगा, तो वो उसको रोक नहीं सकते हैं। वो ठीक। कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम 90 सेकंड में नहीं रोक पाएगा, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं, वो तो साथ-साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो 800 किलोमीटर की कैपेबिलिटी ब्रह्मोस में आ जाती है, ये शायद एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा कोई एरिया नहीं बचेगा जिसको हम देश के अंदर से ही टारगेट कर सकें। हमको जी। पाकिस्तान में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। तो इसको देश के अंदर से हम उसको टारगेट कर देंगे, तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाएगा मिसाइल पावर में, जो फायर पावर का हिस्सा जो मैंने ये कहा था। और थर्ड इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो सैटेलाइट्स, हमारी जो डिफेंस ओके। सैटेलाइट्स है। आज दुश्मन ने चाइना की 22 सैटेलाइट को इस्तेमाल किया, जो एक 45 सैटेलाइट्स का हिस्सा है।
और उससे पाकिस्तान को डेफिनेटली पता चल गया था कि भारत अपनी जो मिसाइल्स कहाँ से लॉन्च करेगा। वो जैसे ही आपकी बाहर आती है मिसाइल्स, इमीडिएटली आप उसका सैटेलाइट वो जो ट्रैक उसको कर सकता है, पता लगा सकता है कि ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च होने वाली है। तो ओके, भारत के पास इसके अगेंस्ट इतना बेहतरीन सैटेलाइट सिस्टम है नहीं आज के डेट में। हमारे पास 8-10 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है जो हमको 360 डिग्रीज 24/7 कवरेज नहीं देता है। ओके, तो पाकिस्तान ने चाइना का अपना सिस्टम लेके 24/7 360 डिग्रीज का उसको सिंदूर के टाइम एडवांटेज मिला था। तो ये एक एरिया है। मैं पिछले महीने चेयरमैन इसरो से मिला था, तो एक क्वेश्चन मैंने उनके सामने यही रखा था और चेयरमैन इसरो ने मुझे बताया था कि सर ये क्लासिफाइड है, मैं आपको इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, पर मैं आपको इतना आश्वासन दिला रहा हूँ कि 2 साल के अंदर चाइना से भी बेहतरीन सिस्टम हमारे पास वाह! तैयार हो जाएगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब अगर इस टाइप की कैपेबिलिटी हमको मिल जाती है, तो पाकिस्तान का आज कोई भी हिस्सा हम उसको कवर कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान को कवर करना हमारा हिस्सा फिर भी मुश्किल है, बिकॉज़ इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और आप जो लेंथ एंड ब्रेड्थ को उसको कवर नहीं कर पाएँगे। बट हमको पाकिस्तान के ऊपर सर्विलेंस रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ओके, ये एरियाज़ मैं एक्चुअली मान के चल रहा हूँ 2026 में आपका आपकी साइबर एंड स्पेस, आपकी फोर्स मॉडर्नाइज़ेशन इन टर्म्स ऑफ फायर पावर और तीसरा जो आपको मैंने आपका एयर डिफेंस के बात में की एंड एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने ज़िक्र किया था चेंज ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन। जी, जिस तरीके से आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, अभी हम कोल्ड स्टार्ट की बात कर रहे हैं। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हमने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अ, पर अब वो रिवाइव हो गया और इसको रिवाइव हुआ है आपका रुद्रा ब्रिगेड और भैरव बटालियंस का आपने ज़िक्र किया। ये बिल्कुल साहब, तो तो अब हमारा ये इसको मकसद है कि मोबिलाइज़ेशन अगर हमको करनी है, तो हमारी 48 आवर्स में मोबिलाइज़ेशन हो जानी चाहिए। और हमको 1 महीना नहीं लगना चाहिए जैसे हमने पराक्रम के टाइम देखा था। तो अगर जी, आपकी 48 आवर्स में आपकी आपकी फ़ोर्स आपकी रेडी है और आपकी पॉइज़्ड है पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए, हमको ज़्यादा अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये जो फ़ोर्स लेवल इस टाइप का है कि हम 10 से 12 किलोमीटर भी अगर हम पाकिस्तान का कैप्चर अपना कर लेते हैं पहले इसको 2-4 दिन की लड़ाई में, तो उससे जी, हमारी एक बार्गेनिंग पावर बिकॉज़ क्या होगा कि सीज़ फायर के ऊपर शोर मचेगा। जब टेरिटरी कैप्चर होगी तो पाकिस्तान यूएन में भी जाएगा, यूएसए को भी बोलेगा, चाइना को भी बोलेगा, सऊदी अरेबिया को भी बोलेगा मीडिएट करने के लिए। तो अगर ये मीडिएशंस आपके पास आ जाएगी, आपके ऊपर भी प्रेशर होगा लड़ाई को रोकने के लिए, बट आप उस लड़ाई को एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से रोक पाएँगे। ओके बिकॉज़ सर, अभी आपने इसको सिंदूर में देखा पाकिस्तान बोलता है हम जीत गए और भारत बोलता है हम जीत गए। अब इस कौन बताएगा कौन जीता? तो कौन-सी एक 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 आपके पास ऐसा डेफ़िनिट आपके पास एविडेंस है कि आप बोल सकते हैं लड़ाई आप जीते। तो जब आप टेरिटरी कैप्चर करते हैं, तो जो है उसमें तो कोई भी आपको जो प्रूफ़ देने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आपने जी, पाकिस्तान के अंदर उसको घुस के आप बैठे हुए हो और पाकिस्तान उसको डिनाई भी नहीं कर सकता है। तो एग्री सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लड़ाई में कि एक कैप्चर ऑफ टेरिटरी इज़ uh, is a proof or it is significant आपको बताने की कि लड़ाई कौन कौन जीता जीता? बिकॉज ठीक है सर, साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो इसीलिए ये जो चेंज ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ओके इसीलिए सर, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट तो कर देते हैं आपने भैरव बटालियन बना ली आपने रुद्र ब्रिगेड बना ली बट इसके पास जो इक्विपमेंट इसको चाहिए अपना टास्क हासिल करने के लिए वो इक्विपमेंट इसके पास आना ज़रूरी है। वो भी बिकॉज़ ज़रूरी ये
बटालियन को और एक ब्रिगेड को रेज करना खाली मैन पावर से काफी नहीं है। अगर आपने मैन पावर से रेज भी कर दिया, बिकॉज इसको वो आपका सेव एंड रेज एक हमारा सिस्टम है फौज में, उसमें हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। बट उसको जिस टाइप का इक्विपमेंट चाहिए, अब देखिए आप अपना पुराना टाइप का इक्विपमेंट इनको नहीं दे सकते। जी अब इनको आपको इसको इक्विप करना पड़ेगा, इसको एयर डिफेंस सिस्टम की, इसके पास अच्छी मिसाइल्स होनी चाहिए, और एक इन्फेंट्री के पास आपके एटीजीएम्स होने चाहिए, उनके पास लाइट आर्मर्ड अपना व्हीकल्स होनी चाहिए, आपका मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का भी एक कंपोनेंट है इसके साथ, और जो भी इसको आपने मोबिलिटी देनी है, जी इम्पोर्टेंट है मोबिलिटी, जिसके बारे में ये अगर आप अंदर इसको घुसना चाहते हैं, 10-12 इसको किलोमीटर कैप्चर करना चाहते हैं, उसमें आपको मोबिलिटी की जरूरत है, आपको फायर पावर की जरूरत है, और आपको ओके प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक स्ट्रेटजी के लिए बनाने के लिए, मोबिलिटी, फायर पावर एंड प्रोटेक्शन। तो ये 3 अगर आप इस फोर्स को दे पाएंगे और आप इसको बोल सकेंगे कि ये सक्षम है तीनों चीजों में, देन योर तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ 2026 में इंडियन आर्मी का फोकस रहेगा इन न्यूली रेज्ड फॉर्मेशन जो हमने बनाई है वॉर डॉक्ट्रिन के हिसाब से, ओके उनको इफेक्टिव करना। और हमने अभी एक रिसेंट एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान बॉर्डर पर, जो हमने इसको ट्राई भी किया है, हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। वेस्टर्न कमांड ने एक्सरसाइज करी थी, ठीक है उसमें सर साउथ कमांड भी शामिल था। तो ये दोनों कमांड्स ने मिलकर एक्सरसाइज अपना करी है, और उसमें हमने ये टेस्ट बेडिंग करी है। इसको टेस्ट बेडिंग का मतलब है कि हमने इस सिस्टम को देखा है कि कैसे एक्चुअली फंक्शन करना चाहिए, और जो जो कमियां हैं यो इस एक्सरसाइज के बाद में निकली होंगी, आई एम श्योर वो कमियों को भी एड्रेस किया जाए। ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल जो बड़ा जरूरी है,